नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर गुप्ता। दिव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी आप लोगों ने 2-3 दिन पहले खबर सुना होगा। पहली बार लोकसभा चुनाव में भी वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी, घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। यह व्यवस्था लोकसभा के चुनाव में भी पहली बार होने जा रहा है। ये आपको घर से वोट डालने की सुविधा होगी। हालांकि आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या यह व्यवस्था पहली बार हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में यह व्यवस्था पहली बार हो रही है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में यह व्यवस्था 2020 में पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में किया गया था, जबकि उस समय भारत में कोरोना का समय था, कोरोना पीरियड था। तो कोरोना पीरियड में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, तो पहली बार वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया था। फिर आगे चलकर कर्नाटका के इलेक्शन में भी, विधानसभा के चुनाव में, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया, ये सुविधा उपलब्ध कराया गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये पहली बार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये घटना समसामयिक है, करंट इश्यूज है, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों का प्रारंभिक परीक्षा का डेट बदल चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए ये मुद्दा आज आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है। यही कारण है कि आज मैं आप लोगों के साथ इस मुद्दे को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं कि वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी का उद्देश्य क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, यह भी देखना है। क्या वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी को अपनाने वाले विश्व में और भी देश हैं? कि भारत पहला ऐसा देश होने जा रहा है, यह भी आपके मन में जागरूकता होनी चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड भी पूछना पढ़ना है, इसके लिए पात्रता भी पढ़ना है। इसके लिए इसमें कौन कौन पात्र व्यक्ति होंगे, कल तक इसके लिए कौन कौन पात्र थे। इस लोकसभा के चुनाव में जो ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है मतदाताओं को, तो पात्रता को और विस्तारित किया गया है, यह भी आप लोगों को जानना है। फिर इसके बाद क्योंकि ये व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं, किसी न किसी रूल एंड रेगुलेशन में बदलाव करना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर इसका चुनौती क्या क्या हो सकती है, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। एक एक करके अध्ययन शुरू किया जाए, इसका एक एक मुद्दों को लेकर के। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये करंट का है, तो 3-4 दिन पहले चर्चा का विषय था। क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी का है, और मैं आप लोगों को पॉलिटी का है टीचर भी हूं, पढ़ाता भी हूं, तो मैं डिस्कस करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए इस पर अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका उद्देश्य जानना चाहें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य चुनाव के समय वोटिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। अगर चुनाव के दौरान वोटिंग प्रक्रिया को सरल बना दें, सुलभ बना दें,
अगर वोटिंग के दौरान चुनाव प्रक्रिया को समावेशी, सुलभ और सरल बना दिया जाए, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर वोटिंग प्रक्रिया को सुलभ और सरल बना दिया जाए तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, वोट देने वालों का प्रतिशत बढ़ेगा। तो अगर वोट देने वालों का प्रतिशत बढ़ता है तो लोकतंत्र का आधार ही जन सहभागिता है। तो अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं न कहीं जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जन सहभागिता बढ़ेगी। तो अगर जन सहभागिता बढ़ेगी, इसका मतलब कि लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना होगा, और जन भागीदारी तभी बढ़ेगी जब वोटिंग की सुविधा सरल हो, सुलभ हो, तो मत प्रतिशत बढ़ेगा। अगर मत प्रतिशत बढ़ेगा तो जन सहभागिता बढ़ेगी, जन सहभागिता बढ़ेगी तो कहीं न कहीं लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए जन सहभागिता और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी उपलब्ध कराने की बात किया है। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है। तो दूसरा, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका पृष्ठभूमि देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो मैंने जैसा अभी कहा कि भारत में लोकसभा के चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में यह फैसिलिटी पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसी फैसिलिटी भारत में विधानसभा के चुनाव में कराया गया है। कब? 2020 में पहली बार यह सुविधा बिहार विधानसभा के संदर्भ में किया गया, जो कि अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग मतदाता हैं एवं 40% विकलांग हैं। अगर वो पर्सन 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देता है, 40% तक विकलांग है, तो उन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कितने वर्ष के लोगों के लिए? जिनकी उम्र 80 वर्ष हो और वो विकलांग जो कम 40% विकलांग हो, ऐसे लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई 2020 में पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में, जिसके तहत लगभग 3,30,000 मतदाताओं ने इसका उपयोग किया था। लेकिन यह व्यवस्था जो इस बार किया गया, 85 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए, यानी 85 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए, और जो 40% विकलांग हैं उन लोगों के लिए यह व्यवस्था है। इसका मतलब उम्र की जो सीमा है, एज लिमिट है, वो 80 वर्ष से बढ़ा करके 85 वर्ष किया गया, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान देखा गया कि जो 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी बूथ में आकर के ही वोट डालना पसंद किया था। इसका मतलब कि इससे लोगों में एक जागरूकता भी पैदा किया जा सकता है कि अगर 80 वर्ष का व्यक्ति वोट डालने बूथ जा सकता है, तो यंग जनरेशन भी बूथ में वोट डालने जा सकता है, घर से वोट डालने के लिए निकल सकता है।
लेकिन इस बार ये एज लिमिट 85 वर्ष और विकलांगता की जो है सर्टिफिकेट 40% ही विकलांग। लेकिन इस बार और लोगों को शामिल किया गया है, इसके अतिरिक्त और लोगों को शामिल किया गया है। जैसे मतदान दिवस के दिन, मतदान के दिन गतिविधियों को कवर करने वाले मीडिया कर्मी, जिस दिन मतदान होता है तो मतदान से संबंधित गतिविधियों को कवर करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी जैसे मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे, इन सेवाओं में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ जो अपने गृह नगर से दूर हैं, जैसे कई ऐसे अर्धसैनिक बल हैं जो चुनाव में तैनात हैं, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है, उनको भी वोट डालने का अधिकार है। लेकिन चुनावी ड्यूटी के कारण कई बार वो वोट नहीं डाल पाते, इसलिए उनको भी इस सुविधा में शामिल किया गया है। लेकिन ये जो वोट डालेंगे वो केवल और केवल पोस्टल बैलेट से, डाक मतपत्र से, बैलेट पेपर के माध्यम से ही डाला जाएगा, यह व्यवस्था किया गया है। और अब अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो यह फैसिलिटी लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश नहीं है। इसके पहले भी विश्व के कई देशों में इस सुविधा को अपनाया गया है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि देशों में भी ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। इसका मतलब भारत पहला देश नहीं है, इसके पहले भी वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कई देशों के द्वारा इस प्रकार की सुविधा को पहले ही एडॉप्ट किया जा चुका है। अब प्रश्न उठता है कि प्रक्रिया इसकी कैसे होगी, कैसे इस प्रक्रिया को पालन होगा, कैसे काम होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ध्यान देना है इसकी जो प्रक्रिया होगी, तीसरा आप लोगों को देखना कि इसका प्रक्रिया क्या होगा। अगर इसको देखा जाए तो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट्स में एक फॉर्म है जिसे 12D कहते हैं, फॉर्म 12 सब क्लास डी है। उस फॉर्म को चुनाव अधिसूचना के 5 दिन के अंदर फॉर्म को भरना पड़ेगा और फॉर्म को भरकर बीएलओ या एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, या बूथ लेवल का जो अधिकारी होगा उसको देना होगा। फॉर्म नंबर 12 सब क्लास डी को भर करके कब देना होगा? चुनाव अधिसूचना के 5 दिन के अंदर। जिस दिन चुनाव अधिसूचना जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर ये फॉर्म भर करके या तो एआरओ को या तो बीएलओ को आपको देना होगा। इसके बाद उस मतदाता के पास वोट डलवाने के लिए जाते हैं, जिसमें 2 मतदान अधिकारी होंगे, एक वीडियोग्राफर होगा, एक सुरक्षा कर्मी होगा जो मतदाता के घर जाकर डाक मत के माध्यम से मत प्राप्त करते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद मतदाता के घर से डाक मत के माध्यम से प्राप्त करेंगे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कितने लोग जाएंगे ये आप लोग फिर समीक्षा का पार्ट होगा। तो उस मतदाता के यहां मत प्राप्त करने के लिए, डाक मत प्राप्त करने के लिए कितने लोग जाएंगे? तो 2 मतदान अधिकारी होंगे, एक वीडियोग्राफर होगा, एक सुरक्षा कर्मी होगा, यानी 4 लोग जाएंगे। समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रशासनिक चुनौती और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां होने जा रही है।
ये समस्या आएगी, इसको नेगेटिव रूप में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर मतदाता कैसे जानेगा? तो मतदाता को मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतदाता को मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा और उसके माध्यम से तारीख और समय तय कर दिया जाता है। इस तारीख को इतने बजे हम लोग मतदान कराने आएंगे। मैसेज के माध्यम से उसको सूचित किया जाएगा। अगर अंधेपन या शारीरिक रूप से वोट डालने में वो सक्षम नहीं है, इस मतदाता की यहां पोस्टल बैलेट के माध्यम से आप वोट डलवाने जाते हैं, अगर वो मतदाता अंधा है या शारीरिक रूप से वोट डालने में सक्षम नहीं है, तो वह एक अपना असिस्टेंट नॉमिनेट कर सकता है कि उसकी ओर से वो व्यक्ति मतदान कर सकता है, लेकिन मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही होगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ब्रेल सक्षम ईवीएम भी होगा, मुफ्त परिवहन व्हील चेयर भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी फैसिलिटी है, लेकिन ये फैसिलिटी आपको बूथ पर जाने पर मिलेगा। वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की एक वेबसाइट में सक्षम ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप बता सकते हैं, उस सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ी है प्रॉब्लम, इसमें क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, चुनौती क्या क्या, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें चुनौती क्या क्या हो सकती है, ये देखना। इसके ये कम चैलेंजिंग काम नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज भी हमारे यहां मनी पावर और मसल्स पावर का प्रभाव है। जिसे आप लोग कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, अपराध का राजनीतिकरण। इसका मतलब मनी और मसल्स पावर का दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, गलत सूचनाएं भी आपको मिल सकती है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी होगा, यह भी ध्यान रखना कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर भी हो, पारिवारिक दबाव भी आपको हो सकता है कि इसको वोट डालना है, आपके मन है इसको वोट डालने, वो कह रहा है कि इसको वोट डालना है। फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। फिर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग गुप्त मतदान का उपयोग करते हैं। गुप्त मतदान का उपयोग हम लोग करते हैं, खुले मतदान का उपयोग तो नहीं करते, गुप्त मतदान का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गोपनीयता का उल्लंघन होगा, गोपनीयता का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। तीसरी बात, मैंने अभी कहा कि 2 मतदान अधिकारी, 1 सुरक्षाकर्मी, 1 वीडियोग्राफर जाएगा। इसका मतलब प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ेगी, प्रशासनिक लागत, खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। 1 सुरक्षाकर्मी 1 मतदाता के यहां जाएगा, इसका मतलब है सुरक्षा संबंधी भी चुनौतियां हो सकती है। 2 मतदान अधिकारी, 1 वीडियोग्राफर, 1 सुरक्षाकर्मी, इसका मतलब सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हो सकती है, प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती है। अगर 1 मतदाता के यहां 4 अधिकारी जा रहे हैं, इसका मतलब प्रशासनिक लागत भी बढ़ेगी, गोपनीयता का भी उल्लंघन होगा, आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन होगा, पारिवारिक दबाव भी दिखाई दे रहा है, मनी पावर मसल्स पावर का प्रभाव भी दिखाई देगा। इसका मतलब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर दिखाई दे, चैलेंजिंग है ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिस पर आप लोगों को गौर करना कि ये समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके मैंने ये समसामयिक मुद्दा था, आप लोग भी शायद पहले से ही पढ़ लिए होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ाना अच्छा रहेगा, तो मैंने इसको आप लोग बताने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को समीक्षात्मक भाषा का उपयोग करना है। इसका मतलब इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस चैलेंजेस क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, इस पर भी आप लोग गौर करके ही आंसर लिखना होगा, तभी बढ़िया आंसर होगा, ठीक है ना। किस रूल में बदलाव
लाने की आवश्यकता है। तो वो रूल भी आप लोग को प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कन्फर्म हुआ? वो रूल का नाम है चुनाव संचालन नियम 1961 में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, इसकी पात्रता कौन कौन है ये विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, किसके लिए कौन कौन पात्र है, पहली बार ये किस राज्य में शुरू हुआ ये भी ध्यान देने वाली बात है, विश्व के अन्य देशों में कहां कहां ये प्रारंभ हुआ है इसको भी जानने की आवश्यकता है। कन्फर्म हुआ? ये किस दिन से शुरू होगा? चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5वें दिन के बाद, 5 दिन के अंदर आपको आपको फॉर्म भरना होगा। कन्फर्म हुआ? और भर करके बीएलओ को या एआरओ को आपको देना होगा। ये सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद।